हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सबका और अब स्वागत करना चाहेंगे हमारे मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त इकबाल महमूद साहब जुड़ चुके हैं, जो कि डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उत्तर प्रदेश असेंबली में और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको इकबाल महमूद नाम सही कर लें आप अपने यार, इकबाल महमूद नाम है। जी, मैंने इकबाल महमूद ही बोला। अच्छा, महबूब समझा मैं। नहीं, इकबाल महमूद ही मैंने आपको बोला। आपका नाम चल भी रहा है और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन रजा जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा मैं शुरुआत में कह रहा था, अभी हम इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हुए, 3 मामले पिछले 10-15 दिनों के दरमियान हम सबने देखे। सबसे पहले एक मामला आया कि एक मुसलमान बुजुर्ग थे लूनी गाजियाबाद में, उनके साथ मारपिटाई का मामला हुआ, उनकी दाढ़ी काट दी, वीडियो आया, आरोप लगाया गया उनकी तरफ से कि उन जय श्री ये सारी बातें हुई। फिर दूसरा मामला थोड़े दिनों के बाद आ गया। अभी 2 रोज पहले यूपी पुलिस की एटीएस दिल्ली से आकर 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन पर आरोप है कि उन्होंने हजारों लोगों को का धर्मांतरण किया, अवैध तरीके से उन पर रासुका लगा दिया गया। तीसरा मामला आ गया है, अब यूपी स्टेट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश असम की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने की कोशिश कर रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। इन तीनों मामलों में कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि जिन लोगों पर आरोप लगा या वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उनको जानबूझ के टारगेट किया गया, या जो कानून लाया जा रहा है ये भी उन्हीं को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। अब महमूद साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। यूं तो आप अगर एक एक मामले को अलग अलग देखें तो इनके फैक्ट्स पर जाया जा सकता है, पर जाया जा सकता है, लेकिन इन तीनों मामलों का एक साथ आना, कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का एक माहौल तैयार हो रहा है। क्या आपका भी ये सोचना है? देखिए, जब से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों का एक जहन बन गया। हर वो काम करते हैं जिससे कि घृणा पैदा हो। हिंदुस्तान सबके अंदर 2014 के बाद इसका अभाव हो गया, इसकी कमी नजर आई जब से ये सरकारें आई। इन सरकारों ने सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ नहीं किया। इन्होंने ये सोचा कि 80% को एक तरफ कर दें और 20% को एक तरफ कर दो तो हमारी राजनीति आगे तक चलती रहेगी। झूठ की राजनीति चल रही, हर तरफ झूठ ही झूठ है। जनता पहचान गई है और इस पहचानने में वो समझ गई है कि हमें सन 2014 से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति बनाकर, हमारी भावनाओं को खिलवाड़ कर हमारे बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है। देख लीजिए, उसका नतीजा ये है कि आज जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी बातें होती हैं, उन सबको आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। उसको उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हद तो ये हो गई कि हमारे खिलाफ, हमारे कम्युनिटी के खिलाफ सीए और एनआरसी जैसे चीजें लेकर आए हैं। ये लोग 3 तलाक लेकर आए हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से राजनीति चलेगी। आज भी ये किसान लोग धरने पर बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हिंदुस्तान का अंदर किसान है तो हिंदुस्तान की जान है, कोई पूछने वाला उनसे नहीं, कोई बात करने कि मैं तुमसे एक काल दूर हूं। पता नहीं जब से कहा और अब तक कई महीने हो गए, एक काल उनकी नहीं आई उनके ऊपर। वो बैठे हुए हैं। ये जो वहां बैठे हुए हैं, ये सब के सब वोट देने वाले बीजेपी को थे। बीजेपी को वोट देकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, मगर क्या करें। महमूद साहब, ठीक है। महमूद साहब, आपके आरोप जो हैं ये बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिक यूपी की बात करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में आपके नजरिए से जो बातें भी आपने सारे इल्जाम लगाए, ये आप सीधे 2017 से चल रहे यूपी की सरकार पर भी लगा रहे हैं, और खास तौर पर चूंकि अगले 8-10 महीनों में चुनाव हैं, इसीलिए ये मामले ज्यादा उठाए जा रहे हैं। क्या ये भी कहेंगे खास यूपी के लिए? कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं किया, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुसलमानों को मैंने बताया ना आपको, उसकी दाढ़ी नोच ली। हाँ।
उसकी दाढ़ी पकड़ के खींच लिया गया। हाँ। अब ये सरकार का देखना होगा कि वो में है तो जो उनके कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, सब वही कहेंगे जो सरकार कहलाएगी उनसे। अच्छा, पुलिस जो है वो कर रही है वो जो काम जो सरकार कर रही है। मतलब आप अभी भी ये मान रहे हैं कि जो वो मामला हुआ लोनी का, उसमें धार्मिक वजह से उन व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया और उस मामले को अब लीपापोती की जा रही है, पुलिस से कहलवाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, मैं आप जरा आपकी बातों का जवाब चाहते हैं कि इस चीज की सीबीआई इंक्वायरी हो। अच्छा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। मैं आपके आरोप बड़े संगीन हैं, आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली सरकारें हैं, नफरत फैलाने वाली सरकार है, 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने वाली सरकार है। मोहसिन रजा साहब, सारे इल्जाम आपकी सरकार और पार्टी पर हैं। देखिए, पहली चीज तो हमारे वरिष्ठ साथी हैं सदन के, और चूंकि ऐसी पार्टी से वो आते हैं कि उस पार्टी का चरित्र वो जानते हैं। मैं कुछ कहूंगा नहीं, वो मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं उस पार्टी का चरित्र जरूर बताना चाहता हूं कि चाहे गाजियाबाद का लोनी हो, वहां पर एक साजिश जो दिखाई थी उसमें समाजवादी पार्टी का ही नेता उमैद पहलवान और वो इनके मुखिया के साथ में बाकायदा पटका पहने हुए, गले लगाए हुए और पीठ पर हाथ रखे हुए इनके मुखिया का फोटो उसके साथ सबने देखा, आप सबने वायरल किया। तो मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाता है वो। कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन आने वाले हैं, उसके पीछे समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करके ही वोट लेने वाली पार्टी है। और सदन में अगर हम धर्मांतर के खिलाफ कोई कानून लेकर आते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हंगामा करती है, वॉकआउट कर जाती है, बाकायदा बेल में आ जाती है। तो ये किसके लिए आती है और कौन लोग हैं जो हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? तो क्या उनको सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये बात की छूट दी जाना चाहिए? क्या ट्रिपल तलाक की बेड़ियां बहनों की पैरों में पड़ी रहना चाहिए? इसके लिए मोदी जी ने अगर कानून बना दिया तो उस कानून के खिलाफ क्यों है? अगर घुसपैठिए हमारे देश में रह रहे हैं और सीए का कानून आ गया है तो उससे परेशानी समाजवादी पार्टी को क्यों है? क्योंकि ये तो वो सरकार में थे, जब इनकी सरकार थी तो इनके नेता ने कहा कि जो आतंकी मुकदमों में लड़के फंसे हुए हैं वो इनोसेंट हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की सोच ये है, और ये जिसके साथ सहयोग में जाते हैं कांग्रेस, वो घड़ियाली आंसू बहाती है, रोती है तमाम और मुद्दों पर, और खास करके आतंकी जब कोई फांसी पर लटकाया जाता है तो कांग्रेसी आंसू बहाती। आखिर एक ही समुदाय के लोग, या ये कहे कि कुछ शरारती लोग या कोई साजिश का हिस्सा बन रहे लोग, और उस साजिश में समाज शामिल हो रही है, देश की एकता अखंडता को तार तार ये कर रहे हैं। अगर यही काम इन्होंने सौरभ पाकिस्तान में कोई करके दिखा दे, कोई अल्पसंख्यक करके दिखा दे, उसकी गर्दन न मार दी जाए तो कहिएगा ये बताएंगे, हमको बता दे। तो हमारे देश में कानून की आड़ में आप देश के अंदर अराजकता फैलाएंगे, देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द फैलाएंगे, और आप मुकेश, दिनेश, रमेश को धर्मांतर के तहत मुसलमान। अच्छा, ठीक है, ये कहा का इंसान। रजा साहब, एक एक करके बात करते हैं, एक एक, क्योंकि चलिए ये तो अभी एक जेनरिक बात हुई, लेकिन अगर एक एक करके बात करें, आज हमने यूपी स्टेट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है उनसे हमने जाकर के बात की, हमारे रिपोर्टर हैं रुचि कुमार जी दिल्ली लखनऊ में, उन्होंने बात की तो उन्होंने हमको बताया कि हाँ, हम इस पर विचार कर रहे हैं। और इस पर हमने जब मुस्लिम धर्मगुरुओं से कुछ बात की तो उन्होंने ये शक जाहिर किया कि ये है ताकि हिंदू समाज में ये मैसेज चला जाए कि हम अब मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून लाने जा रहे हैं। देखिए सौरभ, ये अपने आप में बेकार से झूठे आरोप हैं। इसका फायदा सीधी तौर पर किसको पहुंचने वाला है, कौन इस पर राजनीति कर रहा है, ये आप सब जानते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, आप समाजवादी पार्टी की स्थापना पूछ लीजिए कब हुई है, जब तमाम नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 4.5 साल तक आप खामोश रहे। अब चुनाव के समय आप ये बात कर रहे हैं, चुनाव के समय की अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, को मारा गया, ये किस बात है कि जांच करा दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की स्थापना एक कार से। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी जब बनी, जैसे बनी, आपने उसका पूरा इतिहास बता दिया। मेरा सवाल हमारे जो बहुसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक करने की एक साजिश है।
अच्छा, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश है, और वो महमूद साहब सवाल पूछ रहे हैं कि ये कानून की याद आपको चुनाव से पहले क्यों आ रही है, ये आपको 4.5 साल के बाद क्यों याद आ रही है। मैं पहले आपने जो बात कही उसका मैं जवाब लेता हूं। इनका उल्टा आरोप है। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं इकबाल महमूद जी कि आप लोग ये चाहते हैं, या एक वर्ग ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का या देश का जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक हो जाए, मुस्लिम आबादी बढ़ जाए। मैं तो मोहसिन रजा साहब को बड़ा ज़हीन आदमी समझता हूं। इतनी कम ज़हानत की बात इन्होंने की कि 20% वाला जो है वो 80% को ओवरकूप कर जाएगा। क्या मतलब हमें 800 साल लगेंगे इस पूरा करने के लिए, जिस चीज को उन्होंने बहुत मामूली से कह दिया। रही बात दंगों की, इन्होंने की है अभी मुजफ्फरनगर के, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गुजरात के दंगे जिन्होंने कराए, जिनके समय में गुजरात के दंगे हुए, हजारों मुसलमान मर गए, आज वो देश का प्रधानमंत्री है? तो कांग्रेस ने दंगे कराए। अरे इकबाल साहब, वो तो कांग्रेस ने दंगे कराए। कांग्रेस के दौरान अरे नहीं, बीजेपी ने दंगे कराए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय उसके कांग्रेस ने कराए सौरभ, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे बीजेपी की सरकार के अंदर, गुजरात के अंदर दंगे हुए, और यहाँ तक हुआ कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अदालत का जज उसमें मारा गया। बता दे। अच्छा, चलिए एक सेकंड, चलिए रजा साहब वापस मैं उत्तर प्रदेश पर चर्चा को लाना चाहता हूं। महमूद साहब, टर्म से पहले तो इनका कहीं पता ही नहीं था। महमूद साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन बातों से कहकर कि उन्होंने इनको असेंबली की सदस्यता दी। अच्छा महमूद साहब, आपने इन पर आरोप लगाया, ये कहा क्यों हो रही है, गैर मुस्लिम बैठा होता तो मेरी बात को यस कर रहा होता। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे सीधा महमूद साहब आपसे ही बात कर रहा हूं। अब आपने भी आरोप लगाया कि ये सारी बातें चुनाव से पहले क्यों की जा रही हैं, ये कानून लाना चाहते हैं तो चुनाव से पहले क्यों बता रहे हैं। तो ये आपका एक आरोप जो है किसी हद तक किसी को ठीक भी लग सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप अलग अलग चीजों को देखें, जैसे जनसंख्या नियंत्रण की चीज है, जनसंख्या नियंत्रण की क्या देश को और खासकर उत्तर प्रदेश सिफारिशें होंगी या उसके जो भी क्लॉजेज होंगे वो कोई धर्म देख करके तो लागू होंगे नहीं। वो तो हिंदू परिवार पर, सिख परिवार पर, मुसलमान परिवार पर, ईसाई परिवार पर, जैन परिवार पर सब लागू होगा। इन प्रिंसिपल उसमें कुछ गलत नजर आता है आपको? नहीं, जिस उद्देश्य से ये लेकर आ रहे हैं। आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं खामोश हूं, आपकी आवाज, आपका जवाब सुनना चाह रहा हूं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दे जो हैं ये फेल हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय संजय गांधी के जमाने में भी एक मुहिम चली थी नसबंदी की, पूरे देश के अंदर विरोध हुआ था उसका, उसमें भी जनसंख्या कम करने की बात आई थी। कांग्रेस का सफाया हो गया, मैं लेके आए इसको, भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं, क्यों इसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस होती आपको? आप जनसंख्या 80% तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, मैं तो जा ही नहीं रहा उस पर, मैं उस पर जा ही नहीं रहा महमूद साहब। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में रिसोर्सेज पर दबाव कम करने के लिए जनसंख्या कंट्रोल में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इसके लिए क्या ये कदम उठाने का कोई में क्यों याद आ रही है जी? ये 6 महीने में क्यों याद आ रही है? और ये चीज तो पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट में आनी चाहिए ये चीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात को सेकंड करता हूं, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राज्य पहल कर रहा है तो उसमें उसको सिर्फ चुनावी नजरिए से देखें? नहीं, उसकी नियत पे हमें शक है। क्यों? हमें सरकार की नियत पे शक है। क्यों? वो सरकार वोट हासिल करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भावनाएं फैलाने के लिए ये बात लेकर आ रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी अगले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। मोहसिन रजा साहब, आपको फिर आजम खान साहब के शरण में जाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली इस इशू को सच में समझना चाहता हूं आपसे। रजा साहब मुझे 1 मिनट और दें, मैं उनसे एक आध बातें और क्लियरिफाई करना चाहता हूं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं तो यूपी की जनता तय करेगी। हमारी तरफ से तो आप दोनों लोगों को और बाकी पार्टियों को शुभकामनाएं, अच्छा चुनाव हो। मैं ये महमूद साहब समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस कानून को लेकर के कोई डर है? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये तो सब पे लागू होगी। ये हमें
जी महमूद साहब, आपकी आवाज कट रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो जवाब दे दीजिए। कोई डर है इस कानून से? समझ पाया। क्या कोई इस प्रस्तावित कानून से कोई डर है मुस्लिम समाज में? नहीं, मुसलमानों बीच में आपकी आवाज कट जाती है। अच्छा, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने फिर कहा यह जनसंख्या के प्रस्तावित कानून से क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई खदशा है, कोई डर है कि इसका मिसयूज होगा, और तो कैसे होगा? नहीं, हमें डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। ये लाया कानून लेकर आ रहे हैं, सीए कानून लेकर आए हैं, ये 370 को हटाने का कानून लेकर आए हैं, ये 35A का कानून हटाने के लिए लेकर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की बात है। मुसलमान हर चीज से तैयार है। मुसलमान देश के कानून पर चलने वाला मुसलमान है। वो नहीं समझता कि वो इस तरह की चीजें, इस तरह के कानून लाने से हमारे ऊपर कोई असर हो जाएगा। पहले तो मैं ये समझाने की 370 और 35A का मुसलमानों से पर्टिकुलरली क्या लेना देना हुआ, वो भी यूपी के। फिर भी आपने जो बात कही मोहसिन रजा साहब, चलिए उनको इससे उनका शक केवल ये है कि ये सब चुनावी साल में क्यों हो रहा है। बाकी वो ये कह रहे हैं कि कानून तो संजय गांधी भी लाना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की थी, उनका सफाया हो गया, आप ले आएंगे, आपका भी नुकसान होगा। देखिए, वो एक छोटा दल है उत्तर प्रदेश में, और हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास 18 करोड़ तो हमारे सदस्य हैं देश में, तो इसलिए वो अपनी बात उन्होंने कही, मैंने सुन लिया। लेकिन ये हमारी सरकार कभी भी चुनाव से बाहर कहाँ है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य राज्यों में चुनाव में ही है, और लगातार हम पताका लहरा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी कानून हम ला रहे हैं, जनहित में ला रहे हैं, देशहित में ला रहे हैं। और ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, ये तो सामूहिक सबकी जिम्मेदारी है। जो आपने बात कही सौरभ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है सभी तो बड़े देशों के लिए भी, और हमारे देश के लिए, और खासकर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। हम जो बात उन्होंने कही ना, कि चूंकि उन्होंने ऐसी बात कही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई ये कानून तो सबके लिए है, लेकिन जब तक कानून नहीं आएगा तब तक हम ये जो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, लोगों को मिलने वाली फैसिलिटीज हैं सरकार के द्वारा, आप कैसे दे पाएंगे? आपके पास उतना संसाधन नहीं है। तो हमें तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करना है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो आप तो मुसलमान करेंगे। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं करते। हम तो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको हर बात में मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल क्यों उठता है। हर चीज में हमारी शक नजर आता है। रजा साहब, मैं जैसे जनसंख्या कानून है, मैं आपको बताता हूं कि मुझसे बेहतर आप समझते हैं हालांकि इस बात को, फिर भी ऐसा तो है नहीं कि यूपी की आबादी अगर 23-24 करोड़ है तो केवल मुसलमानों की वजह से है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि भाई 80% से ज्यादा, 80% के करीब जो है वहां हिंदू आबादी और बाकी धर्मों की आबादी है। लेकिन एक ये नोशन बना हुआ है कि मुस्लिम समाज में फैमिलीज का साइज बड़ा होता है या बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो ये प्रस्तावित कानून है, इसमें उन्होंने बताया इसमें क्या होगा, इसमें जो इंसेंटिव्स होंगे कि आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो आपको अगर कर्ज माफी का कहीं पर कोई स्कीम लाई जा रही है तो वो आपको नहीं मिलेगी, फलाना कोई सब्सिडी मिल रही है तो आपको वो नहीं मिलेगी अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो इसका जो नुकसान सबसे ज्यादा होगा वो मुस्लिम फैमिलीज को होगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा हमको होगा, हमारे समाज को होगा। इसलिए होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जैसा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। इन्होंने तो मदरसे में ठूस दिया, एक सिपारा दे दिया। अब वो मुअल्लिम, मुंशी, आलिम, कामिल, फाजिल बन के मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा। इसके सिवा उसके बाद कौन सी नौकरी है? या फिर अखिलेश यादव जी की सरकार की बात जो करते हैं कि लोगों को मदरसे बांटेंगे और वो भी अल्पसंख्यक कल्याण का ही पैसा ले जाएंगे। वहां पर भी जांच कराइए तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आ रहा है। कहने का मतलब यह कि सबके साथ में सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो तो हमारे समाज को ही होगा। हम ये कब कह रहे हैं कि उनको रोकने के लिए किया जा रहा है? तो जब बेचारे वो पल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, मजदूरी करने के लिए बच्चे पैदा करेंगे हम लोग। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कहीं सड़क पर जाके पंचर बनाए, कहीं परचून की दुकान पर बैठे। हम तो चाहेंगे वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS, IPS बने। ये हम ऐसा मुसलमान बच्चा रखना चाहते हैं। महमूद साहब जवाब दें, इन्होंने आप पर आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को बैकवर्ड तो आप लोगों ने रखा, ये तो चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, उनको मौके मिले।
मालूम कर लीजिए जैसे मुसलमान है या नहीं है। इस बात का जवाब दें पहले तो मुझे। ये सवाल पूछने के पीछे आपका क्या मंशा क्या है? मैं उसके बाद में वो वाली बात बताऊंगा आपको। नहीं, आपका मुझे ये चेहरा मुसलमान का होने के नाते विधानसभा के अंदर है। महमूद साहब, मैं आपकी बात का आशय नहीं समझ पा रहा हूं। ये बात आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये मुसलमान होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने यहाँ सदस्य एमएलसी बनाया और इनको जो है मंत्री बना दिया। अब ये जिस मंत्रालय में हैं, जिसके मंत्री हैं, ये बता दें कि उस मंत्रालय में कितने मुसलमानों को इन्होंने नौकरी दिलवा दी। ये मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं ना, तो ये बताएं कि इन्होंने अपने विभाग के अंदर कितने मुसलमानों को नौकरी दे दी अब तक। वो बनाना चाह रहे हैं आईएएस, ये बनाना चाह रहे हैं पीसीएस, ये बनाना चाह रहे हैं आईपीएस, ये बनाना चाह रहे हैं पीपीएस। ये तो बता दें किसी को इन्होंने चपरासी भी बनाया अपने विभाग में, नहीं बनाया अब तक। तो आपने बनाया कर रहे हैं तो सारा लूट कर ले गए। ये तो आपकी सरकार में तो लूट के फेंक दिया गया इस विभाग को ही। इस पूरे विभाग को समाजवादी पार्टी ने लूट लिया। को मदद से अनुदानित मदद से बांट के करोड़ों रुपए की रबड़ी बांटी है जी। आपने बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है, अपने समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी कर दी। मैं रजा साहब माफी चाहिए, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, मैं आपको रोकता हूं बीच में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एक बार महमूद साहब का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने सवाल पूछे, सरकार के मंत्री हैं, आपने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिए। एक बार महमूद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब स्वागत करता हूं देश के बहुत वरिष्ठ नेता, देश में केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद साहब का। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये सर एक बार इसको एक बार देखें, हमारी तरफ से भी देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है। उनको मेरी आवाज जा रही है, हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सलमान साहब, मैं ये ठीक होते ही प्रॉब्लम में आपके पास आ रहा हूं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं जी। मोहसिन रजा साहब, अब देखिए, आरोप तो ये लगते रहेंगे, चुनाव का साल है। अब जैसे दूसरा विषय हुआ, वो अभी हमारे साथ नहीं है इकबाल महमूद साहब, उन्होंने जैसे वो दाढ़ी जिन शख्स की काटी गई, उनपर आज ये खबर आई जी। मैं क्या एक बार फिर सलमान साहब से बात कर सकता हूं? नहीं, अभी भी उन तक आवाज नहीं है जी। रजा साहब, मैं ये कह रहा था आपसे कि उसमें आज ये खबर आई कि उस व्यक्ति ने, जिनका नाम अब्दुल समद था, उन्होंने अपने बयान में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि पुलिस के सामने कि उनसे जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाया गया या उनको कहा गया वंदे मातरम बोलो। उन्होंने ये कहा कि मुझ पर ये तो दबाव डाला गया था वीडियो में बोलने के लिए। अब जैसे अभी इकबाल महमूद जो कह रहे थे, बोले थे जिसकी सरकार है उसका डंडा है, और डंडा जो चाहेगा आदमी बोलेगा। अब अगर उनकी दाढ़ी ये कहने के लिए भी काटी गई हो कि भाई जय श्री राम बोलो, तो कैसे बोलेंगे वो? ये तो एक आरोप की बात हो गई, लेकिन मौलाना उम्मेद जिस तरह से उनको पकड़ा गया और उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था उनके साथ में, तो ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसकी थी? सांप्रदायिक सौहार्द कौन खराब करना चाहता था? कौन धार्मिक उन्माद फैला रहा था? ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी का ही नेता मिला उसमें, और उम्मेद को जेल इसीलिए भेजा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए हुई। तो ये अपने आप में कहना अब इस वक्त ये सरासर कोरा इल्जाम है, और इसके लिए जवाब पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया है कि जब उसने लाइव किया था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ कर जेल भेजने का काम किया। ठीक है, मैं एक बार फिर कई लोगों सलमान साहब की आवाज अगर हम तक आ जाए। सलमान साहब प्लीज कुछ बोले जी। मैं तो सुन पा रहा हूं आपकी बात जी। अब मैं भी सुन पा रहा हूं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आए, चलिए कुछ बातें बहुत देर में सुनने को मिलती हैं सर। अब जितना भी समय है, लेकिन हम चाहेंगे आपके समय का पूरा उपयोग करें। मोहसिन रजा साहब की आवाज इतनी बुलंद है कि मेरे कमरे में गूंज रही है जी। ठीक है, तो अभी
इनकी आवाज तो गूंज रही है, लेकिन ये बताइए कि यूपी की सरकार की कैसी आवाज सुनाई दे रही है आपको? देखिए, यूपी की सरकार की आवाज तो हर तरफ है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, और इसकी तो शिकायत नहीं हो सकती। वो अपना बोलबाला जो है वो पूरा करते हैं, रखते हैं। जो बुनियादी बात है वो, और जो हमारे और यूपी सरकार के इख्तलाफात हैं, वो ये है कि जो हकीकत है, कोविड के ज़माने की जो हकीकत है, उसको पूरी तरह से साफ गोई से और ऑनेस्टी से ये पेश नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनके सामने जो सही आंकड़े हम मानते हैं सही आंकड़े हैं वो पेश करें। हम इस कोशिश में हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं आंकड़े, यकीनन पेश करेंगे। हम कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इल्जाम सियासी वजह से नहीं लगाना चाहते। जहां जहां सच्चाई पर हम कोई सबूत पेश कर सकते हैं वो हम करेंगे। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में भी हुई और यूपी में भी हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां जहां हालात बने, जिन जिन अस्पतालों में, वो बार बार अखबारों में वो बात आई है, लेकिन उसकी पूरी तरह से जानकारी और उसको जांच पड़ताल करने के बाद पेश करना हमारा फर्ज बनता है, वो हम करेंगे। ऑपोजिशन का ये काम है, वो ऐसा हम करेंगे। वैसे अगर इस मसले पर हम कहीं मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन बात है। देखिए, एक बहुत मुश्किल का सामना हम सबको करना पड़ा है। अगर इसमें हमारी कोई मदद हो सकती है तो यकीनन हम हमेशा तैयार रखेंगे। सियासत सिर्फ नहीं होगी, ये मैं आपको इस बात के लिए साफ गोही से मैं कहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जैसे राहुल गांधी ने भी एक व्हाइट पेपर कल जारी किया कोविड के हालात पर, आप भी कह रहे हैं कि आप खासतौर पर यूपी में जो हालात बने उन पर आंकड़े पेश करने की, या कम से कम बताने की आपकी नजर में जो सच्चाई है वो बताएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल देखें तो यूपी में मामले अभी कोविड, अब तो यूपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ दूसरी लहर को हरा दिया है और अब हम रिकॉर्ड तरीके से वैक्सीनेशन करेंगे, तो ये अलग। लेकिन जो मामले आते हैं सामने आजकल, आप देख रहे होंगे कि भाई धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के यूपी की एटीएस लग गई, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है यूपी में बड़े पैमाने पर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। या कहीं अब ये नई बात ये आ गई है कि अब जनसंख्या को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन जो है उसने काम शुरू कर दिया है। अब 2 चाइल्ड पॉलिसी पर यूपी चलेगा। इसको भी कम्युनल एंगल से देखा जा रहा है। बहुत सारे विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं दिस इज ऑल फॉर इलेक्शन ईयर है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। आप भी क्या इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये बहुत संवेदनशील इश्यूज हैं, बहुत नाजुक मामले हैं, और इस पर कोई विरोध इस बात पर करे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं समझता हूं उसकी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इस बात की है कि आप कर रहे हैं उसका सही मकसद जो है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या आप इसमें कोई किसी सियासी लक्ष्य की वजह से कर रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। जो भी आंकड़े हुकूमत के पास, सरकार के पास हैं, वो पेश करें। देखिए, एक जहां पर जब भी पॉपुलेशन की बात आती है कि फला कौम में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसमें बड़ी स्कॉलरशिप है, दुनिया भर में है, हमारे मुल्क में है, कि जहां गुर्बत ज्यादा होती है, जहां बेरोजगारी और अनपढ़पन ज्यादा होता है, वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। तो मतलब ये कॉज और इफेक्ट वाली बात है कि मुर्गी क्या है और अंडा क्या है। तो इस पर अगर एक संजीदा हुकूमत है तो वो सबसे गुफ्तगू करे। ऐसा क्यों है कि हम समझें कि ये किसी के दुश्मन हैं? पॉपुलेशन का मसला इस मुल्क में एक बड़ा मसला रहा है और इस पर बहुत सियासत हुई है। मैं तो ये मानता हूं सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा है सब लोगों के लिए अच्छा है, माइनॉरिटी के लिए अच्छा है, मेजॉरिटी के लिए अच्छा है, उस पर बैठकर गुफ्तगू होकर और वो फैसला करना चाहिए। सवाल सिर्फ इस बात का है कि सियासत मिलजुल कर हो, सियासी आपका फायदा हो, इस पर कौन कोई गुरेज कर सकता है? हर एक पार्टी अपना फायदा चाहती है, लेकिन जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स हमारे मुल्क के हैं उस पर कम से कम ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर बात कर। ठीक।
मैं आपकी बात समझा। सलमान साहब, अब मैं आपकी बात ले जा रहा हूं रजा साहब के पास। आपने सुना उनको, कहा कि उद्देश्य अगर अच्छा है तो उसमें सबको शामिल कीजिए, उन चर्चाओं में एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। किसी के मन में सवाल ही ना उठे कि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, योगी सरकार पॉलिटिक्स के लिए कर रही है। ये बहुत अच्छी बात कही सलमान साहब ने, और वो हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने एडमिट किया ना कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए ये इस तरह के जनसंख्या पर कानून लाया जाए बहुत जरूरी है। धर्मांतरण पर भी कानून लाया जाए, इसकी भी जरूरत है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत किसी को नहीं है। लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हो, लेकिन अगर इस तरह के ठेकेदार कोई है और गलत काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण पर भी उन्होंने कहा, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि सदन में चर्चा, तो वो भी जानते हैं, बहुत सामान्य से सदन में रहे हैं और सदन के सदस्य रहे हैं, कई बार मंत्रालय उन्होंने संभाले, तो चर्चा के बाद ही कोई कानून आता है सौरभ। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा चर्चा करा के ही 370 हमने हटाया। जब 370 हमने हटाया तो कांग्रेस ने कहा हम आएंगे सरकार में तो फिर स्थापित कर देंगे। तो मंशा किसकी खराब है, किसकी गलत है, ये देखने वाली बात होगी। हम सीए एनआरसी लेकर आए, उन्होंने कहा हम आएंगे, हम हटा देंगे। तो हमारी मंशा देशहित में है, जनहित में। कांग्रेस की मंशा क्या है वो तो सलमान साहब बताएंगे। सलमान साहब, ये तो यहीं से ऐसे ही लग रहा है कि भाई यहीं से सियासत इस पर शुरू हो गई है। अगर हमारा उद्देश्य पाक है, साफ है, तो इस पर तो सभी पक्षों को पहली नजर में राजी होना चाहिए। अरे बात सुनिए ना, वो तो बात दूध का दूध पानी का पानी मैं कर देता हूं। आपने ये कह दिया कि आपने डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया। क्या डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में वो दुनिया जानती है, कोई बात नहीं। आप आज डिस्कशन करना चाहते हैं तो भेजिए, किसी को पैगाम भेजिए, प्रमोद तिवारी जी को पैगाम भेजिए कि भाई आप अपने लोगों को तैयार करें। उत्तर प्रदेश में आराधना तिवारी जी को आप पैगाम भेजिए कि आइए हमसे बात करिए। कमिटीज होती हैं, समितिज होती हैं, बात करिए। आप अपनी राय पे डटे रहें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने कब डिस्कशन किया, कब आंकड़े पेश करे, कब हमें कन्विंस करने की कोशिश करी। कानून तो सब बनाते हैं, लेकिन कानून बनाया जाता है सब लोगों को साथ लेकर, या कानून बनाया जाता है ये अपनी ब्रूट मेजॉरिटी दिखाकर कि हमारे पास क्योंकि संख्या है इसलिए हम बनाएंगे। तो आपसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो मुल्क के फायदे के कानून हैं उन पर बैठकर बात कर लीजिए। हमको दुश्मनी नहीं है, मुल्क से दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मुल्क बेहतर हो, आगे बढ़े, कामयाब रहे। हम उस पर यकीनन आपसे बात करेंगे, लेकिन यहां पर इल्जाम मत लगाकर शुरू कर दीजिए कि 370 आपने कहा ले आएंगे, एनआरसी आपने कहा कि हम ले आएंगे। भाई कानून तो अब सुप्रीम कोर्ट भी बहुत इस बात पर फैसला कर रहा है कि आपने बहुत सारे कानून लागू किए जो सुप्रीम कोर्ट समझता है गलत है। सेडिशन का आपने कानून लागू किया जो सुप्रीम कोर्ट समझता है गलत है। सुप्रीम कोर्ट के गलत होने कहने के बावजूद मुमकिन है आप कोई ऐसे दस्तावेज पेश करें या ऐसे तथ्य पेश करें जो आपको कामयाबी से आगे बढ़ने का मौका दें। हम मानते हैं, लेकिन ये मत समझ लीजिए कि आपकी जो सोच है वही सही है और किसी और की सोच। सलमान साहब, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा। इनसे मैं इस एक विषय पर आपकी और राय चाहता हूं, फिर रजा साहब एक कमेंट दे दें बाद में। सलमान साहब, एक विषय उठ रहा है जैसा मैंने पहले जिक्र किया था धर्मांतरण का। अब ये मांग हो रही है कि केंद्रीय कानून होना चाहिए कन्वर्जन को लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के? सलमान जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आई। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चूंकि अभी यूपी में मामला उठा है अवैध धर्मांतरण का, तो ये मांग की जा रही है कि अब एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर। इस पर क्या राय रखते हैं आप? तो है ना, सेंट्रल लॉ है, आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। हर चीज में नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कोई जबरदस्ती, और जबरदस्ती में सिर्फ डराना धमकाना नहीं है। जबरदस्ती में ये भी है कि आप किसी को लालच दें, किसी को अवैध रूप से किसी को इस तरह से फुसकार लें, बहला लें, इस तरह से कुछ कर लें कि वो सही सोच ना रख पाए। ये सारे कानून हैं इस मुल्क में जी।
तो ये सिर्फ बार बार एक कानून हम इसलिए बनाएं कि उसकी चर्चा हो, चर्चा से लगे कि हम एक तरफ हैं, दूसरे लोग दूसरी तरफ हैं। ये बात सही नहीं है मुल्क के लिए। इस मुल्क को आप बांट कर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप 10 साल आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन मुल्क को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और आखिर में मुल्क ये बता देगा आपको कि आप जो कर रहे हैं वो गलत। सलमान साहब, समय पर बस बिल्कुल खत्म हो गया। मोहसिन रजा साहब, आपको 15 सेकंड में अगर आप कुछ रिबटल देना चाहें या कहना चाहें कुछ तो। देखिए, सारी बातों को सलमान साहब ने एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चीजें कर रही है वो ठीक है, उससे वो सहमत है। तो इसका मतलब है जनहित के लिए, देशहित के लिए कोई भी कानून कभी भी जरूरत के तहत लाया जा सकता है, इसीलिए ला रही है हमारी सरकार और वो उनको एक्सेप्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी। मैं एक बात कहूंगा। अच्छा, एक बात मेरी सुन लीजिए जी। मोहसिन रजा साहब वकील हैं कि नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे वकील ये हो सकते हैं कि मैं कह कुछ रहा हूं और ये कह रहे हैं देखिए इन्होंने ये मान लिया, देखिए इन्होंने ये मान लिया। शराफत से बात करें तो कहिए कि मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ शिकायत है, इसमें हम उस कमी को दूर करेंगे। हम और कितनी कमी दूर करने का मैं कह रहा हूं गुफ्तगू कर लीजिए। चलिए, ठीक है। चाय पिला दें, बता दें कि ये क्या है, क्या सही है, बात दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप तो दिखाना ये चाहते हैं कि देखो ये तो या तो इन्होंने हथियार डाल दिए या इन्होंने देखिए मुल्क की बहबूदी के लिए जो काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करी। ये बाइनरी मत करिए। सलमान साहब वेरी सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक्चुअली हमारे दूसरे प्रोग्राम का समय आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं आप दोनों का। अगर मैं समराइज कर सकूं तो यह है कि आपके पास अगर संख्या बल है तो कानून तो आप बना ही लेंगे, लेकिन संख्या बल के बावजूद अगर मिलजुल के बना लें तो और अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद जी, मोहसिन रजा जी, धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।